हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम करेंगे 24th लेक्चर ऑफ द इकोनॉमिक्स और ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका जो सिलेबस है वो ख़त्म होगा, ठीक है। तो ये है पार्ट सेकंड ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमी और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पे पहले कुछ हम इंडेक्सेस जो है जो पिछली बार थोड़े रह गए थे तो उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो मैंने आपको बोला था एचडीआई में हम जो लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो वो हमने लेक्चर में पढ़ा था इससे पहले जो था। तो उसमें हमने पढ़ा था कि इसमें तीन चीज़ें हैं। एक तो आपका रहता है, देखिए, एजुकेशन, इसमें आता है एजुकेशन इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद हेल्थ और उसके बाद पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। तो इन तीनों को हम कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए फार्मूला है। उसके लिए एचडीआई को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला रहती है, ठीक है, एचडीआई, ठीक है। मान लीजिए हमने निकालना है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। मान लीजिए हमने सर्वे की और लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी क्या है, तो हम करेंगे एक्चुअल वैल्यू जो आया सर्वे से माइनस मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू तो ये पिछली बार मैंने पढ़ाया था, मिनिमम मैक्सिमम डिवाइडेड बाई मिनिमम माइनस मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो फार्मूला बिल्कुल वैसे यही है। तो आप फिर भी इसको थोड़ा सा पिछला लेक्चर अगर अगर मतलब देखना चाहते हो तो ये वाला लेक्चर देखना। तो इस तरह हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स और उसके बाद इसी तरह एजुकेशन इंडेक्स और पर कैपिटा इनकम का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसको कहते हैं वो निकालते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी देन एजुकेशन इंडेक्स, तो सेम हम इसी फार्मूला से निकालते हैं, एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाई मिनिमम माइनस मैक्सिमम वैल्यू। तो हमें आया एलईआई। तो जब हम इन तीन वैल्यूज को निकालते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स एंड देन पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पीसीआई या जिसको हम कहते हैं जीडीआई, ठीक है। तो जीएनआई, सॉरी, ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है। तो पीसीआई जब हम निकालते हैं, ठीक है, तो इन तीनों इंडेक्सेस को हम इस फार्मूला से निकालते हैं। मतलब हमारा सर्विस से एक्चुअल वैल्यू क्या आया, तो उसको माइनस करते हैं जो मिनिमम वैल्यू, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स का मिनिमम होता है 18 और मैक्सिमम 85, ठीक है। तो ये होता है मिनिमम और मैक्सिमम। इसी तरह एजुकेशन इंडेक्स भी अपना मिनिमम और मैक्सिमम, और इसी तरह पर कैपिटा इनकम का जैसे 6000 टू समथिंग, जैसे $75,000 या कुछ। तो वो आप पिछला लेक्चर देख सकते हो। तो इस तरह हम इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं एचडीआई में, ठीक है। तो वैसे ये मेथड्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यूजुअली जो पूछेगा एचडीआई में कि मतलब जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स में इंडिया कितना आगे है, या एजुकेशन इंडेक्स या पीसीआई में इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जब इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आता है तो ये क्या करता है, देखिए, अब ये जो एलईआई, ईआई या पीसीआई आया, ठीक है, अब इसको हमने कैलकुलेट किया, और जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो उसके बाद हम इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, ठीक है। मान लीजिए एच डी आई बराबर होता है फिर लास्ट में जो फार्मूला से हमने ऊपर निकाला, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ निकाल सकते हैं एल ई आई मल्टीप्लाइड बाई दिस एजुकेशन इंडेक्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स ई आई, ठीक है, एजुकेशन इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाई जीएनआई, ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम, पर कैपिटा क्या इनकम है, ठीक है। तो ये होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो ये होता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज थ्री, ठीक है। तो ये होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। लेकिन अब अगर हम क्या करें, देखिए, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या होता है, हम विद इन द डायमेंशन जो इनइक्वालिटीज होंगी वो भी एडजस्ट करते हैं। मतलब देखिए, जरूरी होंगी, ये नहीं है कि मतलब हर कोई जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी फिर मतलब हर कोई बराबर उतनी लाइफ जी रहा है, तो उसमें भी इनइक्वालिटीज वेरिएशन होंगी। इसी तरह एजुकेशन में भी वेरिएशन होगी। तो जब हम उनको भी साथ लेंगे तो उसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसका एक मेथड भी है कैलकुलेट करने का, पर हम उस पर नहीं जाएंगे। तो सिंपली आप याद रखोगे, एचडीआई में जब हम इनइक्वालिटी भी लेंगे, मतलब इनइक्वालिटीज का इफेक्ट लेंगे, मतलब ये है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एलईआई into this life expectancy index, education index, and similarly multiplied by this GNI, ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना। लेकिन हाँ, अब इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे विद इनइक्वालिटीज, ठीक है, मतलब इनइक्वालिटीज लेंगे विद इन द दिस डायमेंशन क्या क्या है, तो वो होगा हमारा इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो बेटर ये आईएचडी ही रहता है, लेकिन आईएचडी हम यूजुअली यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि इसका डेटा ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो हाँ, अब हम ये इनइक्वालिटी कैसे निकालते हैं, ये हम निकालते हैं भाई एटकिंसन्स मेथड, ठीक है। तो ए एक्स बराबर होता है ए, इसको हम एटकिंसन मेथड कहते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस अपॉन अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो मतलब जो भी इंडेक्स है उसका एक तो ज्योमेट्रिक मीन और उसके बाद अर्थमेटिक मीन, तो जब हम इसको निकालेंगे तो ए एक्स निकल के आएगा, ठीक है। तो एटकिंसन्स मेथड, ओके। तो ये दिस वाज अबाउट इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नाउ सेकंड हम चलते हैं ग्रॉस इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। देखिए,
अब क्या होता है ग्रॉस इनइक्वालिटी इंडेक्स, ये एक अलग इंडेक्स है, ठीक है, सॉरी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, सॉरी GII, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। देखिए ये मेजर्स इनका आप थोड़ा रैंक वैंक देख लीजिएगा, वो इसमें मैंने नहीं देखा था, तो वो आप देखना जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स GDI में क्या रैंक है इंडिया की, या किन मेजर्स पे ज़्यादा पीछे है बाकी, ठीक है, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नहीं उतना, मतलब हल्का सा नज़र देना, ठीक है। तो GII जेंडर दिस जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, तो इसमें देखिए 3 मेजर्स आते हैं। एक तो आता है मैटरनल हेल्थ, देन एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट, मतलब इन तीनों को मैटरनल हेल्थ में ये मैटरनल मोर्टिलिटी रेट और एडोलिसेंट रेट को मेजर करता है। इसी तरह एम्पावरमेंट और लेबर मार्केट में मतलब मेल्स फीमेल्स कितनी है, इसी तरह एम्पावरमेंट में कितनी फीमेल्स है, कितना उनकी पार्लियामेंट में कितनी रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह मैटरनल हेल्थ में उनका देखते हैं। तो फिर इन तीनों को जब कैलकुलेट करते हैं तो वो करता है GII, ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। तो देन उसके बाद GDI, ठीक है, इसको बोलते हैं जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसका सिंपल है कि जिस तरह हमने HDI देखा, लेकिन हाँ इसमें हम HDI मेल्स का अलग देखते हैं और फीमेल्स का अलग देखते हैं, और इस तरह जो GDI है हम निकालते हैं, ठीक है। मतलब मेल्स का 3 रेस्पेक्टिव में, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी LE, दिस एजुकेशन इंडेक्स और दिस GNI, ठीक है। तो इसी तरह ये मेल्स का देख लिया, और यहाँ से फीमेल्स का देखेंगे तो उसका रेशो जो आएगा HDI ऑफ मेल एंड HDI ऑफ फीमेल, वो कहलाएगा जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो जितना GDI ज़्यादा होगा तो HDI ऑफ फीमेल्स कम होगा, ठीक है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ओके। तो ये होता है रेशो ऑफ HDI ऑफ मेल एंड HDI ऑफ फीमेल, ठीक है। तो अब उसके बाद और एक इंडेक्स है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स। तो इसको डेवलप किया था भूटान ने, भूटान के 4th किंग जिग्मा वांगचुक 1972 में, ठीक है। तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, इसके 4 पिलर्स रहते हैं। एक तो गुड गवर्नेंस, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स के 4 दिस पिलर्स रहते हैं, इन पे इसको मेजर किया जाता है, ठीक है। नाउ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये एक और एक इंडेक्स है, 6 डायमेंशन पे बेस करता है, जैसे पर कैपिटा इनकम, हेल्दी लाइफ, एनवायरनमेंट एटसेट्रा, ठीक है। तो इंडिया की रैंक इसमें 117 थी मगर 2015 में। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की क्या रैंक है ये आप थोड़ा सा देख लेंगे। तो 158, मतलब पीछे थी रैंक देन द बांग्लादेश एंड पाकिस्तान भी, अगर आप देखोगे, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ओके। नाउ तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट और दिस ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, तो ये आप याद रखोगे, ठीक है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस खाली भूटान में यूज़ हुआ था, ठीक है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसमें इंडिया की 117 रैंक थी। तो अब फैक्टर्स जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, जैसे देखिए पहले इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। उसमें कैपिटल फॉर्मेशन, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी, स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो थोड़ा सा इन टर्म्स को याद रखें। देखिए कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है जितना भी फिजिकल स्टॉक, जैसे मशीनरी एटसेट्रा, कितना अगर वो ज़्यादा होगा तो नेचुरली कि वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। मान लीजिए कैपिटल फॉर्मेशन का एग्जांपल आप याद रख लीजिए, दिस व्हाट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, IR इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन 1800, ठीक है, इसी में आया था ना इन इंग्लैंड। तो वहाँ क्या हुआ, मतलब मास प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स हो गई, ठीक है। मतलब जब मशीनरी आ गई, बाकी आ गया, तो गुड्स जो है बहुत सारी तादाद में, ज़्यादा क्वांटिटी में हम प्रोड्यूस करने लगे, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। ड्यू टू कैपिटल फॉर्मेशन और जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। तो लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है इंडिया में। तो ये क्वेश्चन आया था पिछली बार कि डेवलपिंग कंट्रीज में कौन सा प्रॉब्लम रहता है पंचायत अकाउंटिंग सिस्टम में, तो उसमें कैपिटल फॉर्मेशन का ये रीज़न था, ठीक है। देन इकोनॉमिक सिस्टम, तो इकोनॉमिक सिस्टम का आपको पता ही होगा, मैंने पढ़ाए हैं, जैसे सोशलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक या देश कम्युनिस्टिक, ओके। तो वो सिस्टम, तो इंडिया का सिस्टम जो है वो मिक्सड इकोनॉमी है, ठीक है। तो मतलब दोनों एलिमेंट्स है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब देखिए इकोनॉमिक सिस्टम और पॉलिसी में थोड़ा डिफरेंस रहता है। इकोनॉमिक पॉलिसी नैरोवर होती है, लेकिन इकोनॉमिक सिस्टम ब्रॉडर होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक पॉलिसी टाइम टू टाइम चेंज रहती है। जैसे हमारी पहली लिबरलाइजेशन, ठीक है, 1991 के बाद आई, ठीक है। तो मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हुई, सिस्टम चेंज नहीं होता है। सिस्टम जो इंडिया का था राइट फ्रॉम द बिगनिंग मिक्सड इकोनॉमी थी, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हुई थी आफ्टर दिस 1991 व्हिच वी कॉल्ड एज लिबरलाइजेशन, ठीक है। नाउ देन स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी का मतलब है, देखिए कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये है एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। तो इंडिया में जो है एग्रीकल्चर का पहले ज़्यादा शेयर था, अब कम। तो ये मैंने डेटा बताया है कि कितना है एग्रीकल्चर का, सर्विस का और इंडस्ट्री का, ठीक है। उसके बाद लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जितनी होगी तो उतनी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी होगी, ठीक है। तो ये पता ही है। उसके बाद लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब देखिए कोई एक लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन, मतलब स्पेशलाइजेशन कितनी है कंट्री में। मान लीजिए मतलब ये है एक पेन, ठीक है, पेन
अगर इस पेन को खाली एक यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो स्पेशलाइजेशन कम है, लेकिन अगर इसी पेन को मतलब इंक एक यूनिट प्रोड्यूस करेगा, इसी तरह प्लास्टिक उसका दूसरा यूनिट प्रोड्यूस करेगा, तो मतलब स्पेशलाइजेशन ज़्यादा है, तो मतलब ज़्यादा जॉब ग्रोथ होगी, ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, क्योंकि तब जो है वैल्यू एडिशन ज़्यादा होता है किसी प्रोडक्ट पे। जितना वैल्यू एडिशन ज़्यादा होगा तो स्पेशलाइजेशन ज़्यादा होगी, तो वैल्यू एडिशन ज़्यादा होगा तो क्वालिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये होता है स्पेशलाइजेशन। ओके, नाउ देन उसके बाद नॉन इकोनॉमिक फैक्टर जैसे पॉलिटिकल, सोशो कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल। तो पॉलिटिकल फैक्टर जैसे जिन जो गवर्नमेंट स्टेबल रहती है, जहाँ कन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, वहाँ ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। इसी तरह सोशो कल्चरल, ठीक है। तो उसके बाद साइकोलॉजिकल का मतलब है जैसे मान लीजिए जापान, ठीक है, जापान जापान मान लीजिए, यहाँ कुछ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी वो डेवलप्ड है, तो वो होता है साइकोलॉजिकल दिस फैक्टर, मतलब वो अर्ज टू डेवलप, ठीक है, अर्ज टू नो, ठीक है। तो मतलब और बहुत सारी कंट्रीज जैसे लैटिन अमेरिका में कुछ कंट्रीज, अफ्रीका में जैसे डायमंड बाकी निकलता है, या इंडिया साउथ एशिया में भी देखोगे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है लेकिन उस तरह का मतलब वो डेवलपमेंट नहीं है, वैल्यू एडिशन नहीं है, ठीक है। तो इसका साइकोलॉजिकल बेंचमार्क भी रहता है, ठीक है। नाउ देन कैपिटल फॉर्मेशन को थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए, इंक्रीज इन फिजिकल स्टॉक, जैसे मैंने बोला मशीनरी इक्विपमेंट, अगर ये इंक्रीज हो तो मास प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स होती है, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हुआ था। तो इसमें हैरोल्ड डोमर ग्रोथ मॉडल आता है। देखिए, इसी पे बेस्ड था सेकंड 5 ईयर प्लान जो हमने प्लानिंग में पढ़ा था। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो रेट किसके बराबर होती है, इन्वेस्टमेंट अपॉन आईकॉर। तो आईकॉर होता है इन्वेस्टमेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है, ICOR, ठीक है। मतलब वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके लिए जो आईकॉर जो यूजुअली रहता है, आईकॉर ये रहता है अपॉन कैपिटल डिवाइडेड बाई आउटपुट, ठीक है, आउटपुट। मतलब अगर कैपिटल अगर आयकर ज़्यादा होगा तो एफिशिएंसी कम है उस इकॉनमी की, क्योंकि वो इकॉनमी क्या है कि कैपिटल ज़्यादा यूज़ कर रही है, क्योंकि देखिए आयकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आउटपुट। मगर आउटपुट अगर कम निकल रहा है तो मतलब कैपिटल ज़्यादा लग रहा है, तो मतलब एफिशिएंट इकॉनमी नहीं है। लेकिन कैपिटल अगर कम निकलेगा और आउटपुट ज़्यादा तो आयकर कम आएगा, ठीक है। तो ये है आयकर का। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस इन्वेस्टमेंट अपॉन आयकर, ये था हेरल्ड डोमर का मॉडल, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट जितनी ज़्यादा होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी, आयकर जितना ज़्यादा होगा इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इसका सिंपल ये मतलब है कि इन्वेस्टमेंट जितनी ज़्यादा कंट्री में होगी उतना ज़्यादा वहाँ पे ग्रोथ होगी, ठीक है। उतनी ज़्यादा ग्रोथ का मतलब सिंपल कि गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी, जीडीपी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। नाउ देन पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट एक थोड़ा सा पढ़ेंगे हम यहाँ पे। इफ सेविंग्स इंक्रीज इट लीड्स टू रिसेशन, दैट इज ग्रोथ रेट गोज डाउन, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या मतलब है, देखिए अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, ये मान लीजिए डेवलप्ड कंट्रीज, तो यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज है, ठीक है, बहुत सारी फैक्ट्रीज है। तो इन फैक्ट्रीज को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, पैसा चाहिए टू रन, ठीक है। मान लीजिए डॉलर चाहिए टू रन, यहाँ से मान लीजिए ये है इनकी पॉपुलेशन। अगर ये पैसा ज़्यादा यहाँ जा रहा है, इन्वेस्ट कर रहे हैं मतलब इन सेक्टर्स में, तो ये जो है और ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगी, ज़्यादा काम कर पाएंगी, ज़्यादा दिस एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। लेकिन अगर ये मान लीजिए ये पैसा आगे नहीं जा रहा है, मतलब लोग सेव नहीं कर रहे हैं, सॉरी लोग जो है सेव कर रहे हैं पैसा और यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो जब जब सेविंग्स इंक्रीज होंगी क्या होंगी, यहाँ पे पैसा नहीं जाएगा इन डेवलप यूनिट्स को। तो जब इनको पैसा नहीं जाएगा तो क्या होगा, दे विल फॉल शॉर्ट ऑफ दिस मनी, तो उससे प्रोडक्शन कम होगी, जॉब ग्रोथ कम होगी। तो इसका मतलब है कि सेविंग्स जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ फिर क्योंकि देखिए वहाँ की जो इकॉनमी है वो डिमांड पे चलती है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी कैपिटल फॉर्मेशन ठीक है, तो डिमांड वहाँ पे हमेशा रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए तो डिमांड को सस्टेन करने के लिए उन्हें हमेशा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, ठीक है, ताकि प्रोडक्शन होती रहे। तो इसीलिए जो है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट के मुताबिक ये है कि जो सेविंग्स है वो दे आर बैड, ठीक है। मतलब अगर लोग ज़्यादा सेव करेंगे तो मतलब इकॉनमी ठीक से नहीं चलेगी, इसको बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। तो ये ज़्यादा होल्ड करता है इन then it holds in this it happens there in it happens in usually under this developed countries, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज का देखिए, अगर ये है डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री, सॉरी अब हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की देखेंगे, ये है अंडर डेवलप्ड कंट्री। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखिए इंडिया की अगर देखोगे पॉपुलेशन ऑलरेडी ज़्यादा है, तो डिमांड की कमी नहीं है, लेकिन हाँ डिमांड बेसिस रहता है कहाँ यूजुअली इन डेवलप्ड कंट्रीज। लेकिन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो यहाँ डिमांड ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो यहाँ सेविंग्स गुड है। क्यों क्यों देखिए, क्योंकि सेविंग्स जो है वो यूजुअली जाती है टुवर्ड्स द बैंक्स, ठीक है, बैंक्स, और बैंक्स देते हैं किनको, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, ठीक है। तो यहाँ डिमांड ऑलरेडी हाई होती है, तो फिर जो बैंक्स की तरफ जो पैसा जाता है वो फिर इंडस्ट्रीज को फॉरवर्ड करते हैं, दैट फॉर्म्स देयर दिस
तो उस वहाँ पे सेविंग्स डिजायरेबल होती है इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, बट दे आर नॉट सो गुड इन डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, नाउ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी थोड़ा देख लेंगे। इसको दिया था नरसैक, ठीक है, गिवन बाय नरसैक। तो ये होता है कि देखिए मतलब कुछ सर्कुलर, इसने पोअर कंट्रीज को स्टडी किया था, कहा था कि कुछ फैक्टर्स रहते हैं जो हमेशा इस तरह ऑपरेट करते हैं कि पोअर कंट्री हमेशा पोअर रहती है। ठीक है, मान लीजिए ये है सर्कल, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, एलसीएफ। लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट कम होगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो इनकम कम होगी। ठीक है, इनकम कम होगी तो सेविंग्स कम होंगी। ठीक है, तो ये होता है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। मतलब उसका ये था कि मतलब ड्यू टू दीज फैक्टर्स ये हमेशा ऑपरेट करते हैं पोअर कंट्री में, ताकि वो हमेशा पोअर ही रहती है। लेकिन उसने कहा था कि इसका रीज़न जो है फिर जिस तरह हमें मतलब ये कंट्रीज कैसे बाहर आ सकती है कैपिटल फॉर्मेशन से, मतलब कैपिटल में ज़्यादा इन्वेस्ट करे, कैपिटल बढ़ाए तो पॉवर्टी कम होगी, क्योंकि कैपिटल बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो जॉब्स क्रिएट होंगे, इनकम बढ़ेगी। ठीक है, इनकम बढ़ेगा तो सेविंग्स बढ़ेंगी। ठीक है, तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट आई होप समझ आया होगा, या दिस विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, तो नरसैक का एक बार थोड़ा कुछ क्वेश्चन आया था। ठीक है, नाउ देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ओके, तो इसको डिफाइन किया था यूएन वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इसको किया था ड्यूरिंग दैट रियो द जेनेरो कॉन्फ्रेंस। ठीक है, रियो द जेनेरो, ओके, रियो द जेनेरो में इसको मतलब जब सेकेंड समिट ऑफ दिस वो हुआ था इन रियो द जेनेरो ब्राज़ील, तब इसको डिफाइन किया गया था। ठीक है, तो इसको डिफाइन किया था यूएन वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNWCED। तो इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1987 में, और इसके चेयरमैन थे ब्रेंडट लैंड। ब्रेंडट लैंड वॉज द नॉर्वे का PM था। ठीक है, तो ब्रेंडट लैंड कमीशन की बेसिस पे इसका डेफिनेशन दिया गया था कि दैट की मतलब हमें आगे की जो जनरेशन है उनके लिए भी मतलब ये रिसोर्स को ऐसे कंजर्व करना है कि आगे भी उसके उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सके। दैट इज कॉल्ड दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ब्रेंडट लैंड कमीशन 1987 में इसकी डेफिनेशन दी थी इन रियो द जेनेरो। ठीक है, तो देन गोल्स इसके क्या है, देखिए ब्रॉडली 8 गोल्स है। एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर, ठीक है, तो ओवर अचीव्ड मैंने यहाँ पे लिखा है, मतलब ये मैंने इंडिया का दिखाया है कि क्या क्या सिनेरियो रहा है। देखिए गोल्स, यहाँ पे मैं एक बात बोलूँगा, पिछली बार जो है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में पेपर आया था, तो वहाँ पे स्टेट के रिलेटेड पूछा था कि जम्मू एंड कश्मीर ने किस में मतलब ठीक परफॉर्म किया। तो आप इन गोल्स को याद रखोगे, इंडिया का देखोगे कहाँ पे ठीक है और कहाँ पे मतलब पीछे है, और जम्मू एंड कश्मीर का भी याद रखोगे। ठीक है, गोल्स को लेके, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन आया था कि किस फैक्टर में या किस गोल में जम्मू कश्मीर ने ठीक परफॉर्म किया था। ठीक है, तो इसको आप याद रखोगे। ठीक है, स्टेट और कंट्री का भी। ठीक है, तो देन दिस पॉवर्टी एंड हंगर ओवर अचीव्ड, मतलब इंडिया ने पॉवर्टी और हंगर को खत्म किया। मतलब देखिए गोल्स सेट किए गए थे, इनको बोलते हैं MDGs। ठीक है, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स। इनको ये यूएनओ ने डिफाइन किए थे 2000 में ये गोल्स, लेकिन बेस ईयर चुना गया 1990, मतलब 1990 से 2015 तक हमें इनको अचीव करना है। ठीक है, तो ये था टारगेट। ठीक है, 1990 टू 2015 हमें अचीव करने हैं ये गोल्स, लेकिन जो गोल्स 2000 में डिफाइन हुए थे। ठीक है, तो इसमें देखिए एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर ओवर अचीव्ड, मतलब इंडिया ने इसमें ठीक परफॉर्म किया है। ठीक है, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन अचीव्ड, ये भी ठीक है, मतलब जो हर कोई गर्ल बॉय ही शुड बी एनरोल्ड इन द स्कूल। ठीक है, तो उसके बाद जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, तो ये पार्शियली अचीव्ड है। ठीक है, पार्शियल अचीवमेंट इसमें इंडिया की है। रिडक्शन ऑफ चाइल्ड मोर्टिलिटी टू 2/3, मतलब जितनी चाइल्ड मोर्टिलिटी थी, मतलब 1000 चाइल्ड में से मान लीजिए 41 थी, तो इसको रिड्यूस करना था टू 27, बट ये इंडिया नहीं कर पाया, तो ये इसमें ठीक परफॉर्म नहीं है इन चाइल्ड मोर्टिलिटी। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, मतलब कितनी मदर्स डाई होती है, तो उसको भी 3/4 कम करना था, ये भी अचीव नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद कम्बॉट, उसके बाद और एक ऑब्जेक्टिव जो था मतलब जो फैटल डिजीज है HIV मलेरिया, उनको कम्बॉट करना। ठीक है, उसके बाद एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलप्ड ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, मतलब ग्लोबल पार्टनरशिप का मतलब है डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करेंगी, उनको फंडिंग करेंगी कि वो भी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव कर पाएँ। तो इसमें भी जो है ज़्यादा ठीक परफॉर्म नहीं रहा है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज उनका वो अपनी कुछ मतलब उनके वो गोल्स रहते हैं। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज को यूजुअली वो नेग्लेक्ट करते हैं इन दीज थिंग्स। ठीक है, नाउ देन जो हम देखेंगे रैंकिंग ऑफ इकोनॉमीज एज पर वर्ल्ड बैंक। ठीक है, देखिए रैंकिंग ऑफ इकोनॉमीज एज पर वर्ल्ड बैंक, तो USA जो है सबसे, देखिए ये जो है फर्स्ट दिस वाला। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, इसमें 5th है इंडिया। ठीक है, तो ये है ऑन MER, मार्केट एक्सचेंज रेट। तो मार्केट एक्सचेंज रेट
और ये है ऑन ट्रिपल पी बेसिस, ठीक है, परचेजिंग पावर पेरिटी बेसिस। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी पूछ सकते हैं कि इंडिया की रैंक क्या है एज पर ऑन परचेजिंग पावर पेरिटी बेसिस, या ये पूछ सकते हैं एज पर मार्केट एक्सचेंज रेट, और मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से क्लासिफिकेशन करता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बोलूंगा मार्केट एक्सचेंज रेट और ट्रिपल पी बेसिस क्या है, ये मैंने समझा है, थोड़ा सा मैं बोलूंगा। देखिए पीपीपी क्या होता है, परचेजिंग पावर पेरिटी, इसका मतलब है देखिए $1, सपोज ये खरीदता है एक पेप्सी इन दिस यूएसए, और यहाँ मान लीजिए 21 रुपीज़ खरीदते हैं एक पेप्सी, ठीक है, वन पेप्सी। तो परचेजिंग पावर पेरिटी के हिसाब से मतलब $1 क्या खरीद, सेम देखिए एक पेप्सी सेम है, ठीक है, यही पेप्सी यूएसए में $1 की है और यही पेप्सी इंडिया में 21 रुपए की है। तो ये जो है परचेजिंग पावर पेरिटी के हिसाब से $1 बराबर होगा 21 रुपीज़, ठीक है। तो ये रियल वर्थ है, मतलब एक्चुअल क्या वर्थ है डॉलर की बमुकाबले की इंडियन रुपी, ठीक है। तो ये रियल वर्थ दिखाता है परचेजिंग पावर पेरिटी, ठीक है। लेकिन अब आपको पता है ये तो ये होगा $1 इज इक्वल टू 21 रुपीज़, लेकिन अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट में $1 इज वो कॉन्स्टिट्यूट करता है 65 रुपीज़, ठीक है। ऐसा क्यों है, देखिए इसको बोलते हैं मार्केट एक्सचेंज रेट, $1 इज इक्वल टू 65 रुपीज़, ठीक है। ऐसा क्यों है, देखिए क्या है, क्योंकि देखिए ये जो परचेजिंग पावर पेरिटी है ये एक्चुअल वर्थ है, ठीक है। लेकिन ये जो मार्केट एक्सचेंज रेट है ये डिमांड सप्लाई पे बेस करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिमांड दिस एक्स वाई प्लेन सप्लाई करो एंड डिमांड करो, ये मान लीजिए यहाँ पे दिस, ये मान लीजिए प्राइस ऑफ डॉलर, और ये मान लीजिए क्वांटिटी ऑफ डॉलर, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ डॉलर। तो अगर मान लीजिए डॉलर की यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड डॉलर की बढ़ रही है, तो रुपी का वैल्यू डेप्रिशिएट करेगा, मतलब कम रुपीज़ में हमें मतलब ज़्यादा रुपीज़ देने पड़ेंगे टू बाई डॉलर, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है। तो मार्केट एक्सचेंज रेट डिमांड सप्लाई पे बेस करता है, मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज में है, क्या इंडिया में अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो इंडिया की रुपी का वैल्यू अप्रिशिएट करेगा, अगर मतलब ज़्यादा वो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बाकी आ रहे हैं, तो मतलब वो डिमांड कर रहे हैं इंडियन रुपी को, तो इंडियन रुपी की डिमांड अगर बढ़ेगी मार्केट में तो उसे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा इंडिया में, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए फिर से देखिए एक्स वाई प्लेन, तो ये होगा, देखिए एक्स वाई प्लेन जबकि डिमांड और सप्लाई की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि ये होती है मार्केट एक्सचेंज रेट। ये मान लीजिए सप्लाई करो, सप्लाई ऑफ डॉलर, ये है डिमांड ऑफ डॉलर, तो यहाँ पे मान लीजिए फिक्स हुआ ये मान लीजिए 65, ठीक है, 65 रुपीज़ मेकअप $1, यहाँ पे मान लीजिए $1 65 रुपीज़। लेकिन अब मान लीजिए डॉलर का वैल्यू जो है, डॉलर की जो ये है डिमांड बढ़ गई मार्केट में, तो यहाँ पे मान लीजिए ये शिफ्ट इन द डिमांड करो तो ऊपर चला जाएगा पॉइंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ आया। तो इसका मतलब जो है मतलब अब ज़्यादा डॉलर का प्राइस इंक्रीज हो गया कंपेयर टू रुपी, मतलब अब ज़्यादा 75 रुपीज़ देनी पड़ेंगी टू बाई $1, ठीक है। मतलब हम यहाँ देखिए 65 रुपीज़ में $1, तो यहाँ पे मान लीजिए 75 चढ़ा, ठीक है। तो जितनी डिमांड बढ़ जाएगी डॉलर की इंटरनेशनल मार्केट में, तो उस तरह फिर क्या होगा, ज़्यादा ये जिस रुपी का वैल्यू डेप्रिशिएट करेगा। तो अब इसमें कुछ देखिए, अगर अब इंडिया में देखिए मान लीजिए ये है दिस डिमांड सप्लाई करो, ये अब मान लीजिए सप्लाई करो और ये है डिमांड करो। अब मान लीजिए इंडियन रुपी की वैल्यू बढ़ रही है इंटरनेशनल, तो ये होता है यूजुअली स्टॉक एक्सचेंज में, मतलब वहाँ पे इंडिया के इन्वेस्टर्स, सिंगापुर, जापान, हर किसी कंट्री के इन्वेस्टर्स होते हैं। तो जिसकी करेंसी ज़्यादा डिमांड होगी उस कंट्री की करेंसी उतनी ही अप्रिशिएट करेगी, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब जापान देखिए मान लीजिए टेक्निकली हाई है, तो उनकी वहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होंगी, ठीक है। तो इस तरह जो है रुपी का वैल्यू डेप्रिशिएट फिर करेगा बमुकाबले जापान के, तो जापान की रुपीज़ अप्रिशिएट करेगी। तो ये मतलब हर दिन चेंज रहता है, मतलब बहुत फ्लक्चुएटिंग है ये कुछ दिस मार्केट एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो ये डिमांड सप्लाई करो पे बेसिस है, ठीक है। तो इसमें क्या और एक रहता है, देखिए अब एक्सपोर्ट्स अगर ज़्यादा आएंगी इंडिया में, एक्सपोर्ट्स, तो अगर मतलब इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसका मतलब है कि वो वहाँ से डॉलर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो उससे इंडियन रुपी का वैल्यू अप्रिशिएट करेगा। और अगर टूरिस्ट्स आ रहे हैं, बाकी आ रहे हैं, ठीक है, तो अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं। मतलब अगर रुपी कभी डेप्रिशिएट करेगी तो उसे एक फ़ायदा है कि मतलब ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट्स इंडिया में आएंगे, ठीक है। और अगर इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट कर रही है तो उससे ज़्यादा डॉलर्स बाहर देने पड़ेंगे, ठीक है। तो मतलब उसे डेप्रिशिएट करेगा वैल्यू ऑफ रुपी। तो यूजुअली ये जो रुपी का वैल्यू है ये डिपेंड करता है मार्केट एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो हाँ, अब यहाँ पे देखिए, अब ट्रिपल पी बेसिस रियल वर्थ दिखाती है, उसके हिसाब से इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी है, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी, क्योंकि EU है यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन नंबर ऑफ कंट्रीज होता है, तो 1, 2 एंड 3, तो ट्रिपल पी बेसिस के हिसाब
हिसाब से जो सबसे जो नंबर 1 इकॉनमी चाइना है, उसके बाद यूएसए, देन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ मार्केट एक्सचेंज रेट जो वर्ल्ड बैंक यूज़ करता है उसके हिसाब से इंडिया दिस 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, ठीक है। 1 2 3 एंड 4, देन 5th इंडिया है, उसके बाद यूके 6th, फ्रांस 7th एंड इटली 8th, ठीक है। तो मगर रियल वर्थ जो है पीपी बेसिस पे ही होता है, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं दिस टॉक्स ऑफ यूके दैट देखिए अब आप, हाँ यहाँ पे आप मान लीजिए दिस अगर आप ये डिमांड सप्लाई करो मानोगे, देखिए अब मार्केट एक्सचेंज रेट क्यों यूज़ होता है और ट्रिपल पी बेसिस क्यों नहीं यूज़ होता है, इसको हम बोलते हैं एक पैराडॉक्स होता है, वाटर पैराडॉक्स प्रोबेबली। देखिए ये सप्लाई और डिमांड को, ठीक है, मान लीजिए वाटर का कितना यूज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ है, लेकिन वाटर का कोई एसेट मतलब वैल्यू, कोई पैसा नहीं देना पड़ता, क्यों? क्योंकि देखिए वाटर की सप्लाई बहुत ज़्यादा एबेंडेंट है, यहाँ पे मान लीजिए सप्लाई है या यहाँ पे, तो ओवरऑल जो प्राइस है यहाँ मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल, जीरो के बराबर, ठीक है। तो ओवरऑल जो है मतलब वर्थ पे डिपेंड नहीं करता है, तो ओवरऑल जो चीज़ किस पे डिपेंड करता है, डिमांड और सप्लाई पे। मार्केट में हमेशा कोई भी चीज़ डिपेंड करेगी अपॉन द सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। तो वहाँ पे ज़्यादा जो है दिस ये ऑपरेट नहीं करेगा कि रियल वर्थ क्या है, इसीलिए मतलब मान लीजिए यहाँ वाटर की, देखिए ये डिमांड सप्लाई करो, वाटर की सप्लाई मान लीजिए बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे है, तो वाटर का प्राइस यहाँ पे होगा नेग्लिजिबल, मान लीजिए जीरो तक, ठीक है। तो इसी तरह मतलब डायमंड का मान लीजिए, देखिए डायमंड का मान लीजिए यहाँ पे होगा ये सप्लाई, तो वैल्यू हाई होगा, ठीक है। तो इस तरह मतलब रियल वर्थ पे नहीं बल्कि उस क्वांटिटी की डिमांड सप्लाई पे बेस करता है, बेस करती हैं मतलब चीज़ें। डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस हाई होगा, सप्लाई कम होगी तो प्राइस ज़्यादा होगा, ठीक है। सो दिस इज इट। नाउ थोड़ा सा पॉवर्टी को देख लेते हैं। देखिए पॉवर्टी होता है डिप्रीवेशन फ्रॉम बेसिक एमिनिटीज़, ठीक है। अब पॉवर्टी हो सकती है एब्सोलूट, मतलब जब हम विद रेफरेंस टू पॉवर्टी लाइन मेजर करेंगे, ठीक है। पॉवर्टी लाइन वर्ल्ड बैंक में देता है, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव पॉवर्टी मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर लेवल्स इन कंपेयर करेंगे रिच और पुअर की, वो होता है रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक है। तो इन इंडिया जो पॉवर्टी है वो एस्टिमेट पहले करता था प्लानिंग कमीशन, लेकिन अब प्लानिंग कमीशन को आपको पता है उसको रिप्लेस किया नीति आयोग ने 2015 जनवरी 1 में। प्लानिंग कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1950 में। तो ये क्वेश्चन एक बार आया था, व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड, तो 1950, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ कमिटीज जिन्होंने पॉवर्टी एस्टिमेट की थी, देखिए 1979 वाई के अलग कमिटी और 1993 में लकड़वाला कमिटी, ठीक है। तो इन्होंने मतलब ये पॉवर्टी एस्टिमेट की थी, मगर इन्होंने एस्टिमेट की थी ऑन द बेसिस ऑफ दिस मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एज पर इन ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हिसाब से जो मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट रहनी चाहिए, तो इन्होंने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट देखी थी। तो उसमें देखा था जैसे लकड़वाला कमिटी के हिसाब से क्या होना चाहिए था, 2400 किलो कैलोरीज पर पर्सन पर डे, मतलब हर किसी आदमी को 2400 किलो कैलोरीज पर हर एक दिन में मिलना चाहिए। लेकिन हाँ ये इन्होंने रूरल एरियाज के लिए बोला था 2400, तो यहाँ थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, रूरल एरियाज़ के लिए 2400 किलो कैलोरीज और इनके लिए अर्बन एरियाज़ के लिए 2100 किलो कैलोरीज। तो यहाँ पे ज़्यादा क्यों है रूरल में, क्योंकि देखिए वहाँ पे काम ज़्यादा करना पड़ता है, फिजिकल लेबर ज़्यादा देना पड़ता है, इसीलिए इन्होंने 2400 किलो कैलोरीज इसके लिए रखा था, ठीक है। नाउ देन उसके बाद सुरेश तेंदुलकर कमेटी और एक आई थी, तो इन्होंने पॉवर्टी को एक्सप्रेस किया इन रिलेशन टू एक्सपेंडिचर ऑन बास्केट ऑफ गुड्स, मतलब कुछ गुड्स ले ली, मान लीजिए फ्रूट्स ले ली, ठीक है, इसी तरह फ्रूट ले लिया, क्लोथिंग ले ली एटसेट्रा, तो इसी तरह कुछ और आइटम्स, तो उन पे कितना खर्चा आ रहा है। तो इन्होंने बताया कि 33 रुपीज़ पर पर्सन, एक मतलब एक आदमी का जितना एक दिन में अगर वो 33 कमाएगा, और रूरल के लिए 27 रुपीज़ रखा था, ठीक है। तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी, देन डॉक्टर रंगाराजन कमेटी, तो इन्होंने एस्टिमेट किया था पॉवर्टी ऑन MMRP बेसिस, ठीक है। तो देन रंगाराजन कमेटी का जो ये था MMRP, इसमें भी बास्केट ऑफ गुड्स था, ठीक है। तो बास्केट ऑफ गुड्स भी, और इसमें थोड़ा वो था कि एक तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड मॉडिफाइड मिनिमम एक मिनट MMRP, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा MMRP, इस तरह मुझे एब्रीवेशन अभी उतनी रिकॉल नहीं हो रही है, ठीक है। पॉवर्टी रेशो, उसके बाद देखिए पॉवर्टी रेशो इसको थोड़ा देख लेते हैं, डिनोटेड बाय H, तो इसको एस्टिमेट एक्सप्रेस करते हैं हम एज नंबर ऑफ पुअर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो कितने पुअर है और डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन कितनी है टोटल कंट्री की, और मल्टीप्लाई 100 के साथ करते हैं, वो पॉवर्टी रेशो दिखाता है। और अब इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन को थोड़ा सा देखते हैं, इसको वर्ल्ड बैंक ने फिक्स किया था एट $1.90 पर पर्सन पर डे, मतलब अगर एक आदमी की इनकम, अगर उसकी कम से कम इतना कमाना चाहिए कि $1.90 पर
पर्सन पर डे, लेकिन इसको एस्टिमेट किया था ऑन 2011 इंटरनेशनल प्राइसेस, मगर ये बेस्ड है ऑन परचेजिंग पावर पेरिटी बेसिस, ना कि ऑन मार्केट एक्सचेंज रेट। तो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के बारे में क्वेश्चन आए, $1.90 पर पर्सन पर डे एट 2011 इंटरनेशनल प्राइसेस, लेकिन ऑन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ट्रिपल पी बेसिस, ठीक है, परचेजिंग पावर पेरिटी बेसिस, नॉट ऑन मार्केट एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो यहाँ पे रियल वर्थ ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि वो कितना खरीद सकते हैं अपनी कंट्री में, ठीक है, ना कि मार्केट एक्सचेंज रेट। ओके, नाउ अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा सा देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट होता है रेफर्स टू इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब इनवॉलंटरी मतलब जो काम ढूंढ रहे हैं मगर काम नहीं मिल रहा है, तो वो होती है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इसमें जो है अनएम्प्लॉयमेंट में खाली हम वर्किंग एज ग्रुप लेते हैं 15 to 59 ईयर्स, ठीक है। तो वर्किंग एज ग्रुप 15 to 59 ईयर्स आता है, ठीक है। तो लेबर फोर्स जो कंट्री का होगा, एक तो वर्क फोर्स जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, प्लस जो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, इस एज ग्रुप में 15 to 59 ईयर्स। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR किसके बराबर होता है? लेबर फोर्स कितना है कंट्री का अपॉन पॉपुलेशन इंटू 100, वो होगी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। हाँ, तो LFPR लेबर फोर्स अपॉन पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या आता है, एक तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, तो मोर पीपल इन्वॉल्वड इन एन एक्टिविटी देन रिक्वायर्ड। तो जैसे मान लीजिए ये कोई ज़मीन है, ठीक है, ये है एग्रीकल्चर, ठीक है। मान लीजिए देखिए इसमें मतलब 2 आदमी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब दो का जो अगर आपने प्रोडक्टिविटी में पढ़ा होगा मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, लेकिन जब आप इसमें ज़्यादा लोग ऐड करोगे तो इनका मार्जिनल प्रोडक्ट MP 0 आएगा, ठीक है। तो मतलब इनकी ज़रूरत ही नहीं थी, मतलब हद जितने लोग रिक्वायर्ड थे उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, और मतलब कोई प्रोडक्टिविटी जितनी होनी थी उतनी ही होनी थी, मतलब 2 पर्सन यहाँ पे 1 टन प्रोड्यूस करती, लेकिन जब ये 5 पर्सन गए तो ये भी वही 1 टन प्रोड्यूस करेंगे, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होगा। जब भी मार्जिनल प्रोडक्ट विद द एडिशनल नंबर ऑफ वर्कर 0 होगा तो वो उसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब वो अनएम्प्लॉयमेंट दिखती नहीं है लेकिन वो अनएम्प्लॉयमेंट ही होती है, ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज उस तादाद में नहीं बढ़ते हैं। उसके बाद ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, सीधे की मतलब जिसके पास जॉब ना हो। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू मतलब देखिए एग्रीकल्चर, सर्विस और इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कितने लोग एग्रीकल्चर में है, कितने सर्विस में, कितने इंडस्ट्री में है। तो इंडिया में हायर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर है, लगभग 49%, उससे भी ज़्यादा, तो ये मैंने डेटा बताया था, ठीक है। उसके बाद सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, तो जैसे ड्यूरिंग लीन सीजन, ठीक है, मतलब जैसे शुगर मिल्स या एग्रीकल्चर जो है फिर विंटर में उसमें काम नहीं मिलता। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे ये आप याद रखोगे, देखिए साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होती है ड्यू टू रिसेशन और डिप्रेशन, ठीक है, रिसेशन या डिप्रेशन की वजह से। तो रिसेशन का मतलब है जब 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में किसी कंट्री का, मतलब देखिए हम फिजिकल ईयर को डिवाइड करते हैं इनटू क्वार्टर्स, ठीक है। तो कितने क्वार्टर्स बनते हैं हमारे पास? 4 क्वार्टर्स, ठीक है, Q1 Q2 Q3 एंड Q4। तो 3 महीने का एक क्वार्टर, ठीक है। तो 12/4 विच मीन्स 3, जैसे जनवरी, अप्रैल, मार्च, ठीक है, मार्च अप्रैल में एक क्वार्टर, इसी तरह मई जून जुलाई, तो इसी तरह हम क्वार्टर्स बनाते हैं। एक फिनेंशियल ईयर को हम 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं। तो अगर इस क्वार्टर में मतलब पहले 3 मंथ्स में, ठीक है, ये मान लीजिए Q1, ठीक है, Q1 मान लीजिए ये है अप्रैल टू जून, ठीक है, अप्रैल मई एंड जून, ठीक है। तो ये एक क्वार्टर, तो अगर इसमें मतलब मान लीजिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले, मतलब इस क्वार्टर में मतलब जो पिछले ईयर का, ये मान लीजिए 2020 मतलब इस क्वार्टर में ग्रोथ कम हो गई, मान लीजिए -2.3, मतलब ये -2.3 पिछला Q1 जो है 2019 का। और Q2 में भी जब हमने देखा ग्रोथ और डाउन हो गई, मान लीजिए 3.2 -3.2 पिछले क्वार्टर के मुताबिक जो 2019 का था। तो इसी तरह जब ग्रोथ डाउन होगी तो क्या होगा कि अगर 2 सक्सेसिव क्वार्टर्स में ग्रोथ फॉल डाउन कर गई किसी भी कंट्री की, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए ये है 2019, ठीक है, 2019, और ये है 2020। तो हर किसी के अपने अपने क्वार्टर्स बनेंगे, 4 क्वार्टर्स, इसका Q1 Q2 Q3 डैश डैश, ठीक है, इसी तरह Q1 Q2 Q3, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए, देखिए यहाँ 2019 में मान लीजिए ग्रोथ थी कुछ 2.3, यहाँ पे 4.3, यहाँ पे कुछ 2.1। अब मान लीजिए यहाँ पे Q1 में
इस क्वार्टर में, देखिए हमें क्वार्टर्स को आपस में कंपेयर करना है, क्वार्टर वन और क्वार्टर टू को कंपेयर नहीं करेंगे, हमें इस क्वार्टर को अपने रेस्पेक्टिव क्वार्टर वन के साथ कंपेयर करना है। ये मैंने पहले भी पढ़ाया है जब मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था, ठीक है, तो वहाँ भी आप इसको अपनी पढ़ा होगा, तो याद नहीं है इसलिए मैं थोड़ा रिकैप करवा रहा हूँ, ठीक है। 2.3 यहाँ पे मान लीजिए, अब यहाँ पे 2.3 ग्रोथ थी, लेकिन यहाँ इस क्वार्टर से ग्रोथ कम थी, मान लीजिए अगर यहाँ पे ग्रोथ डाउन हो गई तो हम मान लेंगे -3.2, तो इसका मतलब 3.2% ग्रोथ कम हो गई देन दिस Q1। यहाँ Q2 में 4.3, यहाँ मान लीजिए 3.2, तो -3.2 मतलब पिछले क्वार्टर टू के मुकाबले -3.2 ग्रोथ डिक्लाइन हो गई। तो जैसे मान लीजिए क्वार्टर वन क्वार्टर टू दोनों में ग्रोथ डिक्लाइन हो गई, तो जब दोनों सक्सेसिव क्वार्टर्स में ग्रोथ नेगेटिव में ग्रोथ कम होगी दिस कंट्री की, तो ग्रोथ का मतलब कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। इस क्वार्टर वन में -3.2% गुड्स कम हुए देन दिस 2019 क्वार्टर, और इस क्वार्टर टू में -3.2% गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कम हुए देन दिस क्वार्टर टू। तो जब दो सक्सेसिव क्वार्टर्स में ये सिनेरियो होगा तो इसको हम बोलते हैं रिसेशन, ठीक है, रिसेशन। ओके, तो रिसेशन जब दो क्वार्टर्स में सक्सेसिवली ग्रोथ डिक्लाइन कर जाए, और अगर यही मतलब रिसेशन आगे बढ़ जाए, मतलब और फिर क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर कंजिक्यूटिवली जो है ग्रोथ सिर्फ डाउन हो रही है, और बिल्कुल मतलब उसको हम बोलेंगे देन डिप्रेशन, ठीक है। मतलब जब फिर इकोनॉमी रिवाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है, बहुत मुश्किल होगा रिवाइव करना, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन, ठीक है। जैसे 1931 का 1932 का डिप्रेशन, ठीक है, तो दैट वाज लार्जली बिकॉज ऑफ द सेविंग्स, क्योंकि लोगों ने वहाँ यूरोप में ज़्यादा पैसे सेव किए थे डिप्रेशन में, ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है, तो सेविंग्स जब ज़्यादा हुई थी तो ओवरऑल जो फर्म्स हैं इनके पास पैसा नहीं चला गया, तो लोगों ने सेव किया, तो ये पैसा यहाँ इन्वेस्ट होता तो नहीं हुआ, तो उस तरह से लैक ऑफ डिमांड, ठीक है, लैक ऑफ डिमांड हो गया तो प्रोडक्शन कम हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, ठीक है, तो दिस वाज द ग्रेट डिप्रेशन। ओके, नाउ आई होप कि ये क्वार्टर आपको समझ आया होगा। तो जब दिस साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ये यही रिसेशन और डिप्रेशन की वजह से होता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो केनेशियन अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ डिमांड, ठीक है, जब डिमांड की वजह से, तो केनेशियन अनएम्प्लॉयमेंट जो है, केनेशियन ने ही, आपको पता होगा मेनार्ड केनीज जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पियोनियर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम किया, इसका फादर भी इसको कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आया था कि हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ दिस मैक्रो इकोनॉमिक्स इन 2017 टीचर एग्जाम, तो उसका था दिस मेनार्ड केनीज, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसी तरह जो है उसके बाद ये होता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ डिमांड, ठीक है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ डिमांड, मतलब यही जो डेवलप्ड कंट्रीज में अगर डिमांड फॉल कर जाए तो फिर उससे क्या होगा कि अनसोल्ड सप्लाई रहेगी, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए दिस सॉरी, यहाँ पे दिस सप्लाई करो डिमांड करो, ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, और अगर मान लीजिए डिमांड फॉल डाउन कर रही है, ठीक है, यहाँ तक जा रही है, सॉरी डिमांड यहाँ जा रही है, क्वांटिटी डिमांडेड, हाँ यहाँ पे देखिए ज़्यादा क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे मतलब यहाँ पे मान लीजिए अब डिमांड गिर गई, ठीक है, ये मान लीजिए दिस सप्लाई एंड डिमांड को बैकवर्ड शिफ्ट कीजिए, ठीक है, तो ओवरऑल जो है प्राइसेस फॉल डाउन कर गए, ठीक है। तो ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड क्या होगा, दिस दिस अनसोल्ड सप्लाई जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो अनसोल्ड गुड्स रहेंगी, राइट, एक सेकेंड, दिस इज एक्स वाई प्लेन, सप्लाई करो एंड डिमांड करो, ठीक है, तो ये यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए ये डिमांड करो, यहाँ पे यहाँ तक डिमांड, तो मान लीजिए डिमांड अब यहाँ पे इतनी खाली है, क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ तक है QD तक, ठीक है, और ये वाला जो है ये पोर्शन अनसोल्ड रहेगा, ठीक है। लेकिन हाँ जो ही क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा होगी तो ये जो है दिस सप्लाई फिर शॉर्ट करेगी, ठीक है, तो यहाँ पे ये अनसोल्ड, क्योंकि अब क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, तो मतलब कंज्यूमर्स अब कम डिमांड कर रही है क्योंकि सेव ज़्यादा कर रही है, तो यहाँ पे आ गया पॉइंट, तो अनसोल्ड सप्लाई रहेगी ऊपर, ठीक है। तो दिस इज ड्यू टू दिस, देन केनेशियन अनएम्प्लॉयमेंट इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ डिमांड, एंड ये ज़्यादा पॉसिबल होती है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी डिमांड की कमी नहीं रहती, क्योंकि पॉपुलेशन हाई है तो डिमांड की कमी ज़्यादा नहीं रहती। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी थोड़ा देखेंगे। देखिए एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी का मतलब है ग्रोथ रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिवाइडेड बाई ग्रोथ रेट ऑफ GDP, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी मतलब कितना चेंज दिखा रहा है, कितना इलास्टिक है एम्प्लॉयमेंट टुवर्ड्स दिस ग्रोथ रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट या ग्रोथ रेट ऑफ GDP। इसका मतलब है कि देखिए अगर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, एक सेकेंड, ये मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी EE इज इक्वल टू, ठीक है, ग्रोथ रेट ऑफ दिस एम्प्लॉयमेंट अपॉन ग्रोथ रेट ऑफ GDP, ठीक है, GR ऑफ GDP, ठीक है। तो इसका मतलब है कि देखिए अगर GDP इंक्रीज करेगा तो एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी। इसका मतलब है कि देखिए ग्रोथ रेट का मतलब है कि GDP बढ़ सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मतलब जो ये है कि
एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो गई, ठीक है। ग्रोथ रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देखिए जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी एम्प्लॉयमेंट में उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी कंट्री में। ग्रोथ रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसका मतलब जितनी ज़्यादा रेट होगी एम्प्लॉयमेंट की तो उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी एम्प्लॉयमेंट की। लेकिन अगर जीडीपी अब कंटिन्यूसली बढ़ रहा है लेकिन ये ग्रोथ रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही है, तो उसे क्या होगा कि जीडीपी तो बढ़ेगा लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी कम होगी, ठीक है। मतलब अगर ये खाली बढ़ाएंगे और ऊपर वाला नहीं बढ़ाएंगे तो इसका मतलब है कि देन जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है, वो ग्रोथ जो जॉबलेस होती है, जैसे मतलब 1991 रिफॉर्म्स के बाद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई इंडिया में क्योंकि एग्रीकल्चर का शेयर ड्रास्टिकली कम हो गया, सर्विस इंडस्ट्री का बढ़ गया और ऊपर से क्या है कि उनमें ज़्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं हुई। हालांकि मतलब जीडीपी बढ़ गया लेकिन उसे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं हुई। सो दिस वाज ऑल। तो आई होप कि आपने सारे लेक्चर्स एंजॉय किए होंगे। तो आप इन लेक्चर्स को अच्छे से पढ़िए, देखिए जितना मुझ तक था मैंने किया। लेकिन हाँ, अब मैं आपको और एक चीज़ आज बोलता हूँ। देखिए बहुत सारे आपको बोलेंगे कि आप हमारे लेक्चर्स पढ़ो बस, बाकी कुछ मत देखो। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा कि जो मैंने लेक्चर्स पढ़ाए आप इन पे बेशक डिपेंड करें, क्योंकि मैंने जो भी मैक्सिमम मैंने कोशिश किया कि वो एसएसबी के लेवल के हिसाब से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो वो मैंने किया, जो एसएसबी का पैटर्न रहता है, जो एनसीईआरटीज़ बाकी बुक जो मुझे लगा जहाँ पे, तो वो मैंने इनकॉर्पोरेट किया आपके सिलेबस में। लेकिन अब आपका काम क्या होगा, देखिए एमसीक्यूज़, ठीक है, एमसीक्यूज़। तो एक तो मैक्सिमम आप जो कंटेंट है उसको रिवाइज करें, ठीक है, रिवाइज। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप याद रखोगे खाली एक सोर्स आप याद रखोगे, ये नहीं कि 2-3 के नोट लिए हैं और वही पढ़ रहे हो, तो वैसा नहीं करना है। तो रिवाइज करना है और उसके बाद मैक्सिमम एमसीक्यूज़ जो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किए हैं टेलीग्राम पे और आगे भी मैं वो पोस्ट करूँगा, तो उन एमसीक्यूज़ को आप ट्राई कीजिए। और क्या कीजिएगा, जहाँ जहाँ पे मतलब गलत हो आप उन एमसीक्यूज़ को इस तरह नहीं कि आंसर पहले ही देखना है, उनको मतलब जैसे एग्जाम लाइक कंडीशंस में करना है। और जहाँ जहाँ पे डाउट रहे उसको मार्क करो, कुछ स्टार विटार एटसेट्रा। और जहाँ पे ये डाउट रहा तो उसको सर्च करो, ठीक है, सर्च करो ऑन गूगल, जस्ट गूगल करो कि मतलब क्या था इसका। ये नहीं कि दूसरी बुक दूसरा नोट, वो नहीं होगा, वो गलत है, ठीक है, तो उससे ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो जहाँ मैक्सिमम एमसीक्यू जहाँ पे डाउट रहे वहाँ पे गूगल सर्च करो। तो यहाँ आप एक काम कर सकते हो, इन्वेस्टोपीडिया, ठीक है, इन्वेस्टो पीडिया, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स के लिए एक साइट रहती है, यहाँ से आप मतलब कोई भी कंसेप्ट हो इसमें टाइप करके आप देख सकते हो, शॉर्ट में बता देगा कि क्या है, ठीक है। तो खाली इतना करना है, एक तो खाली कंटेंट फ्रॉम वन सोर्स एंड देन मैक्सिमम एमसीक्यू, जहाँ पे डाउट रहे एमसीक्यू जो गलत हो उसको इन्वेस्टोपीडिया में या क्रोम में सर्च करो और देखो कि वो कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो इतना होगा आपका काम। और अब मैं क्या करूँगा, देखिए मेरे पास कुछ पेपर्स पड़े हैं 2017 जो आया था जेकेएसएसबी का टीचर एग्जाम, तो इकोनॉमिक्स के कुछ लगभग उसमें हम 30 एमसीक्यूज देख लेंगे। तो आपको और एक क्या काम करना है, इन एमसीक्यूज को आपको ये तो नहीं है कि डायरेक्ट एमसीक्यू इसी में पूछेगा, लेकिन ये देखना है कि मतलब ट्रेंड क्या रहता है, ठीक है, किस किस एरिया से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उन एरियाज पे फोकस करना है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आ रहा है कि पीडीएफ चाहिए, तो देन मैं टाइम अभी है, अबेंडेंट टाइम है, तो डोंट वरी, पीडीएफ में लाऊंगा। बट मैक्सिमम मैं यही कहूँगा कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और जो मैंने ऊपर कहा तो यही आप करें, ठीक है। सो थैंक यू। तो अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे थोड़ा बोलिए कि कैसे लगे आपको लेक्चर्स और कैसा लगा आपको पढ़ाना। तो अगर मुझे भी कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो आई विल इनकॉर्पोरेट दोज थिंग्स इन फ्यूचर। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू। हैव ए ब्लेस्ड लाइफ एंड अ सक्सेसफुल लाइफ।